हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज हम सबसे पहले उन सभी अपने प्यारे साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं जिनका हाल ही में यूपी पीसीएस के मेंस में रिजल्ट में क्लियर हुआ है। और क्योंकि वो काफ़ी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए थे कुछ, और सबसे पहले उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारे आज आने का एक मकसद है जिसमें हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर अपने सब्जेक्ट वाइज क्या क्या हमारे सब्जेक्ट वाइज चीज़ें आ रही हैं, हम अपने सिलेबस को अच्छी तरीके से देखेंगे। क्योंकि यूपी पुलिस का जो हाल ही में नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लगभग 60,000 प्लस जो भर्तियां अब यूपी पुलिस में ही अपने उत्तर प्रदेश में आ रही हैं, तो उसी को देखते हुए हमें तैयारी में अभी से जुट जाना है ताकि आने वाले एग्ज़ाम में हम अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारा जो पिछला जो पेपर का एक पैटर्न रहा था तो किस तरीके का पैटर्न था। तो उसमें सबसे पहले हम एक विषयवार देखते हैं। जैसे हमारे जो एक इसका सिलेबस होता है, सिलेबस में हमारे मेन मुख्य चार सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें से हमारे क्वेश्चन यूपी पुलिस के सिलेबस में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम जीके की बात करते हैं। तो जीके यानी जनरल नॉलेज की बात करते हैं, सामान्य ज्ञान की। तो उसके अंदर जो है हमारा 38 प्रश्न हमारे पास आए थे। अगर पिछले हम भर्ती की बात करें तो जो हाल ही में पिछली बार भर्ती हुई थी यूपी पुलिस की, तो उसमें 38 क्वेश्चन के आसपास हमारे पूछे गए थे, जिसमें 76 अंक हमारे थे जनरल नॉलेज से। दूसरी बात करें हम, अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी से हमारे 37 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 74 अंक हमारे बैठते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसमें रीजनिंग भी हमारे लिए इसमें एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सब्जेक्ट है। और साथ में इसमें 38 क्वेश्चन के आसपास हमारे पूछे गए, जिसमें जो है 76 हमारे अंक बैठते हैं। साथ में मैथ भी एक हाई डिमांडेड अपना सब्जेक्ट है, जिसमें जो है 37 अंकों का प्रश्न 37 प्रश्नों का हमारा एक वेटेज था, जिसमें हमारे लगभग 74 अंकों का जो है क्वेश्चन का आए थे। अब बात करते हैं टोटल हमारे इसके अंदर कुल 150 प्रश्न होते हैं। 150 प्रश्न में हमारे कुल हर एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, यानी 300 अंकों का हमारा एक प्रश्न पत्र होता है। और इसी के अंदर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है यूपी पुलिस की भर्ती में। और दूसरा, अब हम इसके अंदर जानेंगे सब्जेक्ट वाइज। हमने इसको एक फिल्टर करने की कोशिश की है, जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज अपने सिलेबस को जानेंगे। क्योंकि जब तक हम लोग अपना सिलेबस नहीं जानेंगे ना, तब तक हमारी तैयारी समझ ली अधूरी है। सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करने से फायदा सबसे पहले ये होता है कि अगर सिलेबस हमारे सामने है तो हमें ये पता होता है कि हमें पढ़ना क्या है। क्योंकि मैंने अक्सर ये चीजें देखी है कुछ लोगों के साथ कि पढ़ने तो चल देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनका सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है। जब उनको यही नहीं पता होता कि पढ़ना क्या है, तो वो एग्जाम में फेल हो जाते हैं। तो फिर बाद में जो है उसी चीज को लेकर दुख मनाते हैं कि हम फेल हो गए। तो इसी के लिए हम सबसे पहले अपना सिलेबस जानेंगे। सिलेबस में हमने सबसे पहले जो आपको यहाँ पे जानकारी दी है वो जीके की दी है। जीके मतलब जनरल नॉलेज, जिसमें हमने सामान्य विज्ञान में आपका जो है बायोलॉजी हो गई है, फिर अपना जो फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों चीजें हो गई है, जिसमें से हमारे जो अक्सर क्वेश्चन हमारे जो है भर्ती में पूछे जाते हैं। दूसरा है हमारा इतिहास, हिस्ट्री की बात करें तो हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर सकते हैं, यानी गांधी जो युग जिसे हम कह देते हैं उसके अंदर कह सकते हैं, 1857 की क्रांति के बाद कह सकते हैं। ठीक है, इसी के अंदर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर सकते हैं, प्राचीन भारत की बात कर सकते हैं। दूसरा मिडेवल की बात कर सकते हैं। ठीक है, मिडेवल हिस्ट्री जो भी थी हमारी। तीसरा आता है हमारा भूगोल, ज्योग्राफी में आप देखेंगे काफी एक बड़ा सब्जेक्ट हमारा ज्योग्राफी को माना जाता है। लेकिन इसमें जो बेसिक हमारी जो एनसीईआरटी होती है, बेसिक एनसीईआरटी हम कह सकते हैं कि 6 से 12 तक की एक एनसीईआरटी बेसिक होती है। लेकिन हम इसके अंदर एक प्रॉपर, अगर हम 9th से लेकर 12th तक की अगर बेसिक एनसीईआरटी को भी कवर करते हैं तो हमारा भूगोल का जो है सब्जेक्ट क्लियर अपना जो है कवर हो जाएगा। तीसरा आता है हमारा संविधान। इसमें भारतीय संविधान को लेकर भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब संविधान में पॉलिटी में पढ़ना क्या होता है, ये अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन कर देता है। लिख तो दिया कि संविधान, अब संविधान में आना क्या है ये समझ में नहीं आता। संविधान में हमारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, जैसे हमारी संसद, हाल ही में हमारी एक नई संसद का भी अभी निर्माण हुआ है, तो एक संसद हमारे लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है। दूसरा हमारे मूल अधिकार, तीसरा हमारा एक मूल कर्तव्य, चौथा हमारे एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, जो एक राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अपने क्षेत्र में जो भी कानून बनाए तो नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर बनाए।
चौथा, हमारे संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है कि संविधान में किस तरीके से संशोधन किया जा सकता है। एक और हमारा जो दूसरा जो इसके अंदर होता है वो होता है राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, और होता है हमारा लोकसभा अध्यक्ष का और राज्यसभा अध्यक्ष का, राज्यसभा उपसभापति का पद। ये हमारे सभी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके अंदर हमारे संविधान के अंदर आते हैं। हाल ही में एक संविधान में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, हम उनको भी अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन उन टॉपिकों से अक्सर जो है क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसे समितियां। संविधान में, इसमें संसद में अलग अलग समितियां होती है, जिन समितियों को भी हमें एक 10 मिनट या 15 मिनट का एक टॉपिक होता है समितियों का, उसको अगर हम पढ़ लेंगे तो उसके लिए हमारे लिए 1 से 2 अपने जो क्वेश्चन है वो हल हो जाते हैं। ठीक है। तीसरी बात करते हैं, कृषि हाई डिमांडेड है इस वक्त। ये कृषि एक ऐसा क्षेत्र है इस वक्त हाई डिमांडेड है, क्योंकि कृषि से अक्सर हर एक एग्जाम की अगर हम बात करें तो कृषि से हर बार क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आ रहे हैं। एग्रीकल्चर एक ऐसा एक सब्जेक्ट हो गया आज के हमारे आधुनिक भारत में, जिसमें क्वेश्चन आना ही आना होता है। तो कृषि सब्जेक्ट को कमजोर मत समझना, कृषि एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए, उसको भी ध्यान रखना। तीसरा है हमारा इकोनॉमी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की बात करें तो हम सबसे पहले, आप अपने अर्थशास्त्र में क्या होता है कि डायरेक्ट पढ़ लेते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, बस अर्थशास्त्र की 2-4 चीजें पढ़ लेते हैं, उनको लगता है कि अर्थशास्त्र हो गया। अर्थशास्त्र के 2-3 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले हमें अपनी एक एनसीईआरटी होती है, ठीक है ना, 11th या 12th क्लास की हम एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, उसके अंदर इकोनॉमी में हम पढ़ सकते हैं। दूसरा, हमें क्या करना होता है, हमारे पास जैसे हमारी यूपी पुलिस की भर्ती है तो उत्तर प्रदेश विशेष अपना जो बजट होता है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरा, अपना जो भारत का बजट होता है, देश का बजट, उसको ध्यान में रखा जाता है। तो ये 4-5 अपने जो चैप्टर होते हैं, टॉपिक होते हैं, अगर हम इन्हीं को कवर कर लें तो हमारे लिए बहुत है ये इकोनॉमी के अंदर। प्लस हमें ये समझना होता है कि वस्तु विनिमय क्या होता था, मुद्रा क्या होती थी, क्या नाम है, हमारे पहले कैसे व्यापार होता था, आज कैसा व्यापार होता है, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमारा किस तरीके से हो रहा है। तो ये सभी इकोनॉमी के अंदर समझ आ जाता है। या जिस तरीके से 1991 के बाद जैसे उदारीकरण की नीति को अपनाया गया, ठीक है, आर्थिक स्वतंत्र जिस तरीके से मतलब देश को बढ़ाया गया 1991 के बाद लगातार, तो उस चीजों को भी हमें पढ़ना होगा। आर्थिक सुधार किए गए हमारे। अगला है जनसंख्या। जनसंख्या हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि 2011 से हमारी अभी तक जनगणना नहीं हुई है, और हाल ही में आपने देखा भी होगा कि भारत की जनसंख्या बढ़ गई है, ठीक है, वर्ल्ड में नंबर 1 हो गई है। तो उसी को देखते हुए जनसंख्या भी एक हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लास्ट जनसंख्या हमारी 2011 में हुई थी, तो उसी के 2011 में अपने उत्तर प्रदेश की में जनसंख्या का क्या रेशो था, साक्षरता का क्या रेशो था, पुरुष या महिला में क्या क्या रेशो था उसका, जनसंख्या का या शिशु का क्या रेशो था, उसी को सभी चीजों को आधा या 1 घंटे का टॉपिक है जनसंख्या का, 4 या 5 पन्ने का एक टॉपिक होगा पूरा, आप उसको कवर कर सकते हैं। नॉर्मल तरीका है, ज्यादा नहीं इसमें कोई एफर्ट कराना पड़ता, बस इसको याद रखना। इससे 4 से 5 क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं जनसंख्या से। अगला महत्वपूर्ण चैप्टर हमारा जीके में आ जाता है पर्यावरण। पर्यावरण एक ऐसा टॉपिक है आज के समय में जो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि आप लगातार इन्वायरमेंट को देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रदूषण का क्षेत्र फैलता जा रहा है, ग्रीन हाउस गैसों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। उसी को देखते पर्यावरण एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया। लगातार सरकार द्वारा नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहन हमारे देश में लगातार उनको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, या फिर अपना देख सकते हैं कि नए नए तरीके के फ्यूल बनाए जा रहे हैं, ताकि हमारी जो पेट्रोल और डीजल पर जो निर्भरता है अपने देश की, उसको कम किया जा सके। और पर्यावरण में हमारे जीव जंतुओं का निवास, या हमारे पेड़ पौधे या नदियां, जल, अलग अलग जो स्रोत होते हैं, उनको किस तरीके से मैनेजमेंट क्या होता है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है पर्यावरण, उसको भी ध्यान में रखना। पर्यावरण में आप सबसे ज्यादा क्या पढ़ सकते हैं, इसको करंट अफेयर के साथ जोड़ के पढ़ सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर के साथ अगर पर्यावरण के टॉपिकों को आप जोड़ के पढ़ेंगे, अक्सर उसके क्वेश्चन वहीं से आते हैं पर्यावरण के, तो इसको ध्यान रखना आप सभी। नेक्स्ट चैप्टर हमारा करंट अफेयर इसके अंदर आ जाता है। जीके के अंदर करंट अफेयर आपका बहुत जरूरी है। इस वक्त आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में हाल ही में लगातार बहुत सारी चीजें सरकार द्वारा नए नए प्रयास किए जा रहे हैं, भारत सरकार द्वारा नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। देश में किस तरीके से नए नए सिटीजों का निर्माण हो रहा है, नए भारत का एक प्रकार से निर्माण हो रहा है, सड़कें बन रही है, क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण हो रहा है, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चरों का निर्माण हो रहा है करंट अफेयर में, या फिर नई बिल्डिंग जैसे हमारे संसद भवन का निर्माण हुआ है, या फिर देख सकते हैं करंट अफेयर में आजकल जो जो नए मुद्दे चल रहे हैं, जैसे अपना ज्योग्राफी को रिलेटेड कर सकते हैं हम। जैसे हाल ही में एक
मुद्दा चला था अभी, जैसे अपना यूक्रेन युद्ध का चला था, उसके आसपास के हम एरिया को कवर कर सकते हैं। वहाँ पे कौन सा सागर आता है, कौन सी झीलें आती है, कौन सा पर्वत आता है, इन चीज़ों को हम कवर कर सकते हैं। हाल ही में इराक के साथ जो युद्ध, इजराइल के साथ जो युद्ध हो रहा था, इराक उसमें किस तरीके से संलग्नित हो रहा था, इराक के आसपास का बॉर्डर क्या है, या फिर क्या नाम है, इजराइल का क्या बॉर्डर है, या इजराइल के साथ जिस तरीके से युद्ध हो रहा था हमास द्वारा या उनके द्वारा, तो उस तरीके से मतलब आसपास का क्या एरिया पड़ता है, ठीक है ना, पर्वत क्या पड़ती है, झील क्या पड़ती है, नदियां क्या पड़ती है, कौन सा सागर नजदीक पड़ता है। तो ये सभी चीजें जो है उसके अंदर जो है हम करंट अफेयर के मुद्दे में दे जानेंगे। करंट अफेयर का मतलब एक डाइवर्ट क्षेत्र है, लेकिन हम क्या करते हैं, करंट अफेयर को एक डाइवर्ट समझकर जो है अक्सर छोड़ देते हैं, या फिर 2-4 लाइनें पढ़ते हैं छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप हमें क्या करना चाहिए, जो भी करंट अफेयर होता है हमें अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको जोड़ के पढ़ना चाहिए। मान के चलिए करंट अफेयर में पर्यावरण को लेकर कोई मुद्दा आया, यानी कोई जीव जंतु, हाल ही में कोई पर्यावरण के कारण किसी जीव जंतु की प्रजाति लुप्त हो रही है, हम उसको पढ़ सकते हैं। हमें करंट अफेयर को अपने सब्जेक्ट के साथ जोड़ के पढ़ना चाहिए हमेशा, जिससे आसानी से वो सब्जेक्ट या अपना करंट अफेयर दोनों मजबूत हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अगला आता है हमारा इसमें भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश हमारा पढ़ना क्यों जरूरी हो जाता है करंट अफेयर में? आपको पता है हमारा उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है वो नेपाल से लगा हुआ है। तो पड़ोसी जो देश हमारा है, इधर से नेपाल है, उधर से जम्मू की तरफ से कश्मीर है, उधर अफगानिस्तान भी है, म्यांमार है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश अपने भारत के बीच में को है, पूर्वोत्तर भारत में। तो उसी तरीके से ये जो पड़ोसी देश होते हैं, इनकी इकोनॉमी से लेकर इनकी अर्थव्यवस्था, हमारे देश की अर्थव्यवस्था से क्या संबंध है, जैसे चीन का हो गया, चीन के साथ हमारा व्यापार हो गया, हमारा जो है श्रीलंका के साथ क्या व्यापार चल रहा है, ये सभी चीजें जो है हमारे पड़ोसी देशों के साथ जो क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं, हमारे संबंध कैसे हैं पड़ोसी देशों से, ये सभी चीजें जो है हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए हमारे अक्सर क्वेश्चनों में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश विशेष। इसको तो आप भूल ही नहीं सकते, यूपी स्पेशल। अपना उत्तर प्रदेश की आप परीक्षा दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश स्पेशल ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और आज के विषय में तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि यूपी स्पेशल अब आई, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो अपना जो चैप्टर है उत्तर प्रदेश में, हमें सबसे पहले तो जिस प्रदेश की हम परीक्षा दे रहे हैं अगर हम उसे ही नहीं जानेंगे तो यानी सबसे बेकार बात है। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल विशेष के लिए हमें उत्तर प्रदेश के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि हमारा उत्तर प्रदेश का बॉर्डर किन किन अपने जो है देश के साथ लगा हुआ है, किन राज्यों के साथ लगा हुआ है भारत में। ठीक है, उसका जो है पूर्वी क्षेत्र या पश्चिमी क्षेत्र किन राज्यों से लगा हुआ है, साथ ही उसकी जो सीमाएं हैं कितने किलोमीटर की हैं, साथ ही उसमें कितने जिले आते हैं, जिलों में अपना जो है कितने अपने तहसीलें हैं, ये सभी चीज़ें हमें मोटी मोटी जान लेनी होती है। और साथ में एक जो अपना जो चल रहा है वन जिला वन उत्पाद वाला, एक जिला एक उत्पाद का जो हाल ही में प्रॉपर चर्चा में रहता है, उसको विशेष रूप से आप जान लीजिएगा। प्लस उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश उत्पादन में किन किन चीज़ों में नंबर 1 है, जैसे अपना गन्ना उत्पादन में नंबर 1 चलता है, दूध में उत्पादन में नंबर 1 चलता है। तो उसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें अपने जो उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल बनाती है, या उत्तर प्रदेश हमारा दिवस कब मनाया जाता है, ये हमें चीज़ें जाननी होती हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी विधानसभा और विधान परिषद में कितने मेंबर हैं, कितने मेंबरों को चुनाव होता है, कैसे होता है, ये सभी हमें अपने यूपी के लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा पुस्तक एवं लेखक। इसी के अंदर जीके के अंदर एक हमारे पास जो है नई नई पुस्तकें जो मार्केट में आती है, या फिर जो लेखक होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत सारी पुस्तकें जो हैं अलग अलग व्यक्तित्व द्वारा या अलग अलग व्यक्तियों द्वारा जो है छापी जाती है, जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। उनके लेखक और उन पुस्तकों के नाम हमें याद रखने भी ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट हमारा इसके बाद आता है हिंदी। हिंदी भी अपने लिए एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि हिंदी के अंदर हमारे जो है सब्जेक्ट में एक वर्णमाला आ जाती है। ठीक है, दूसरा हमारे तद्भव तत्सम, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके अंदर भी तद्भव तत्सम को ध्यान से देख लेना आप सभी। तीसरा है पर्यायवाची, अक्सर पूछा जाता है, आप सभी को पता है, बचपन से आप पर्यायवाची पढ़ते ही आ रहे होंगे। विलोम शब्द भी आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। अनेकार्थ शब्द भी आप काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, इनको भी ध्यान रखना है इसमें। दूसरा है आपका इसमें अशुद्ध वाक्य है, किसी भी वाक्य को शुद्ध करने के लिए जैसे इस्तेमाल किया जाता है उसको, मतलब अशुद्ध वाक्य को हमें शुद्ध करना है, वो भी आता है इसके अंदर। लिंग वचन कारक आते हैं इसके अंदर। आपका सर्वनाम विशेषण है, कालवाच्य है, उपसर्ग प्रत्यक्ष है, संधि और मुहावरे। मुहावरे तो आप डेली सुनते होंगे, अपने आस पड़ोस में भी सुनते होंगे, अपने बड़ों से बुजुर्गों से सुनते होंगे, अक्सर न्यूज़ चैनलों में सुनते होंगे, तो ये अक्सर चलते रहते हैं। लेखक एवं रचनाएं, इसके अंदर जो भी हिंदी में हमारे जो लेखक हुए हैं
उनकी क्या क्या रचनाएं हैं, उन चीज़ों को हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगला आ जाता है हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ जाता है इसमें आपका रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर हम जानेंगे अपनी इसमें जो आता है लुप्त संख्याएं लुप्त जो संख्याएं लुप्त हो जाती हैं, मतलब एक पैटर्न दिया जाता है, उसमें संख्याएं लुप्त संख्याओं को ढूंढा जाता है, कौन सी संख्या अपनी लुप्त है उसको ध्यान रखना है। वन आरेख का इसके अंदर आता है, सीखना है इसमें। अगला श्रृंखला पुनरावर्ती, श्रृंखला की पुनरावर्ती होती है, कौन कौन सी संख्या कितनी बार आई है, ठीक है ना। अगला है रक्त संबंध, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके अंदर रक्त संबंध का अक्सर क्वेश्चन आता ही आता है इससे, इसको बिल्कुल बारीकी से आप तैयार कर लेना। ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है ये, ज़्यादा हार्ड टॉपिक भी नहीं है ये, ठीक है ना। रीजनिंग का बहुत आसान टॉपिक होता है, ठीक है ना। अगर किसी को अगर मैथ में कमजोरी आपको महसूस हो रही है, लगता है, क्योंकि हमारे अक्सर ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश के बच्चे होते हैं जो अपने जो है परीक्षाएं देते हैं, अगर किसी का मैथ अगर कमजोर है तो अपने इन 3 सब्जेक्ट को मजबूत दे सकते हैं। और अपना मैथ को जो है, मैथ में मैं अभी बता दूंगा कौन सा इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, ठीक है, आप वो तैयार कर लीजिएगा और बाकी 3 तैयार कर लीजिए, आप आराम से अपनी कट ऑफ पार कर सकते हैं। अगला है इसी के अंदर सिटिंग मैनेजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग। आप देखेंगे रक्त संबंध, कोडिंग डिकोडिंग, सिटिंग मैनेजमेंट, ये 3 एक ऐसी चीज है आपकी जो अक्सर आती ही आती है। आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए, यूपी के किसी भी एग्जाम को देख लीजिए या ऑल इंडिया किसी भी एग्जाम को देख लीजिए, तो इन चीजें अक्सर जो है आती ही आती है, ठीक है। अगला है रैंकिंग मैनेजमेंट, पासा का क्वेश्चन अक्सर आता है, आपने देखा ही होगा। घन घनाभ का आता है। एक कैलेंडर हमारा एक ऐसा है जिसका क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है, 1-2 क्वेश्चन हमारे कैलेंडर से हमेशा आते रहते हैं। अगला है नंबर सीरीज भी आप सभी जानते आते हैं। एक नेक्स्ट है हमारा घड़ी चैप्टर, यह भी आता ही रहता है, हमारा रिपीट होता रहता है बार बार। ये हमारे वे सब्जेक्ट जो अक्सर रिपीट होते रहते हैं, जिसे हम हर परीक्षाओं में जो है करते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। अगला है हमारा आकृतियों की गणना, क्रमबद्धता, दर्पण, प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। ये भी दर्पण और जल प्रतिबिंब एक छोटा सा सब्जेक्ट है, मुश्किल से आधे घंटे का सब्जेक्ट होगा। दोनों में आप एक छोटा छोटा अंतर है, बस ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, छोटा छोटा अंतर है। आपको आधा घंटा इसमें समय लगेगा और आपका सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। जल का और दर्पण का बहुत छोटा है टॉपिक, थोड़ी सी देर में आपका सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। ये इससे क्या है कि आपको आसानी से रीजनिंग समझ में आनी शुरू हो जाएगी। आप अगर ये 4-5 टॉपिक भी अगर ये कर लेते हैं अपने, तो आराम से चीजें कवर हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा इसमें, अब आते हैं हम सब्जेक्ट पे मैथ के बारे में। तो मैथ में हम जानेंगे सबसे पहले संख्या पद्धति का हमारा एक आता है टॉपिक, ठीक है ना, उसको हमें कवर करना होता है। तीसरा हमारा सरलीकरण होता है। तीसरा हमारा ये एलसीएम एलसीएस होता है, ये एलसीएम वाला जो होता है। तीसरा और चौथा है हमारा अनुपात और समअनुपात। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जो रीजनिंग कर लेते हैं, हिंदी कर लेते हैं, जीके कर लेते हैं, और उसके बाद कुछ मान के चलिए मैथ के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिससे अक्सर क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ। एक तो आपका जो है ये अनुपात वाला, और ये प्रतिशत एवं छूट, और ये लाभ हानि, और ये औसत। ये 4 चीजें ऐसी हैं जो अक्सर हर एक परीक्षाओं में पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है। इनको आपको ध्यान से तैयार करना है। ज्यादा मैथ हार्ड नहीं है, सिर्फ 10th लेवल की मैथ है, ठीक है। अगला है समय कार्य, दूरी और चाल, इस पे भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। वन आरेख आपके जो है क्वेश्चन आते ही आते हैं, और साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज से भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इसी तरीके से आपके जो ये टोटल जो मैंने बताए हैं आपको मैथ के अंदर चीजें, आप ये सब्जेक्ट भी तैयार कर लेते हैं। मान के चलिए आपके ऊपर के 2 सब्जेक्ट या फिर ये 1-2 सब्जेक्ट इनमें से कोई छूट भी जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मैथ नहीं आती है, कि मैथ में आप तैयारी नहीं कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें छाट लीजिए, 4-5 टॉपिक इसके अंदर, उनको तैयार कर लीजिए, ताकि हमें अपनी कट ऑफ को पार करना है। हमारा पहला लक्ष्य है हमें अपनी कट ऑफ पार करना है, हमें सिलेक्शन लेना है, हर हाल में सिलेक्शन लेना, कैसे भी लेना, सिलेक्शन लेना। जरूरी नहीं आप पूरा पढ़ें, आपको मैथ का ज्ञाता नहीं बनना है, आपको मैथ का टॉपिक पढ़ना है, आपको अपनी परीक्षा पे ध्यान देना, परीक्षा पढ़ना है, ठीक है। और साथ में आप रीजनिंग पे भी यही चीज करेंगे, और हिंदी में भी आप जो है ये सभी चीजें कवर कीजिएगा, क्योंकि अक्सर इन सभी से 1-1, 2-2, 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जीके का मैंने आपको बता दिया, काफी डाइवर्ट है जीके अपना काफी डाइवर्ट है, लेकिन फिर भी आप जीके को तैयार कर लेंगे। एक प्लानिंग होगी जिसके द्वारा आप तैयार कर लेंगे। प्लानिंग को हमें ज्यादा नहीं इसमें कुछ करना, हमें जब भी पढ़ना हो अपने हमें सब्जेक्ट को उठाइए कि आज हमें ये पढ़ना है, कल हमें ये पढ़ना है, परसों हमें ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना पढ़ना है, टाइम को मैनेजमेंट करना है। सभी के पास 24 घंटे हैं, सभी पढ़ रहे हैं, लगभग मुझे लगता है कि कई लाख फॉर्म भरे जाएंगे, सभी को भर्ती देनी, सभी को ये अपना पेपर देना, हो सकता है आउटसाइडेड भी इसको पेपर को दे सकते हैं,
अपने राज्य से जो अपने अलग राज्य के फार्म भरेंगे अपने देश के, वे भी इसको भरेंगे। तो आपका कंपटीशन उन लोगों से बच्चों से भी है, आपका कंपटीशन अपने उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी बच्चों से। तो कंपटीशन बड़ा हाई लेवल का है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपनी एक फुल प्लानिंग टाइम टेबल को बनाना होगा। टाइम टेबल मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो आपके सब्जेक्ट को डाइवर्ट कर देगा। सब्जेक्ट को ऐसे हिस्सों में बांटिए ताकि आपको सब्जेक्ट आसानी से समझ में आने लगे, बोरिंग ना लगे। क्या करते हैं कुछ बच्चे, एक ही सब्जेक्ट को उठाते हैं, पूरे दिन बैठ के पढ़ते रहते हैं, पूरे दिन पढ़ते रहते, कहते समझ में नहीं आ रहा, दिमाग में पढ़ते उड़ जाता है स्कल तक। वो इसलिए उड़ता है। हमेशा दो सब्जेक्ट, मेरे कहने से आप दो सब्जेक्ट पढ़िएगा, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको। दो सब्जेक्ट पढ़िएगा, आपको कभी बोरिंग फील नहीं होगी। ज्यादा सब्जेक्ट मत पढ़िए, क्योंकि ज्यादा पढ़ेंगे तो तब भी समझ में नहीं आएगा। दो सब्जेक्ट पढ़िए, सिर्फ प्रॉपर है। कोई सा अपना दिन निश्चित कर लीजिए, हर दिन के लिए दो सब्जेक्ट डिसाइड कर लीजिए। हर 3 दिन तक आपको ये दो सब्जेक्ट पढ़ने, 3 दिन ये दो सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। पूरे एक 1 वीक का प्लान बनाइए कि मुझको दो सब्जेक्ट ये पढ़ने हैं, दो सब्जेक्ट ये पढ़ने हैं। और फिर उसके बाद जो है आपका जो वीक जो होता है अपना, एक वीक का एक दिन होता है, उस दिन अपना इसको रिवीजन का टाइम दीजिए। सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी होती है RRR, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। रिवीजन नहीं होगा तो सारे सब्जेक्ट बेकार, प्रैक्टिस नहीं होगी यहां पे तो बेकार। तो रिवीजन की स्ट्रेटजी आपको सबसे पहले अपना, पढ़ते हैं सब, रिवीजन नहीं करता कोई, इसलिए सिलेक्शन नहीं होता। फिर बाद में परेशान होते कि सिलेक्शन नहीं होता, हमारा तो पढ़े तो हम तो बहुत मेहनत करी, लेकिन रिवीजन नहीं हुआ तो कैसे सिलेक्शन होगा। हाल ही में मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को देखा जिनका सिलेक्शन जो है सिर्फ रिवीजन की वजह से हो गया। मेरी जब उनसे बात होती है तो वो हमेशा यही कहते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ा, लेकिन सिर्फ रिवीजन करने से छूट गया था। मैं अपने नोट्स नहीं बना पाया, मैंने अपने नोट्स बना दिए लेकिन उनको मैं प्रॉपर तरीके से नहीं देख पाया। एग्जाम से पहले तकरीबन 15 दिन पहले सिर्फ आपको फुल रिवीजन पे ध्यान देना है। बीच में आपको जो भी समय मिले उसके अंदर आप अपने मॉक टेस्ट लगाइए, एक 2-2 घंटे के, अपने 2-2 घंटे के मॉक टेस्ट लगाइए, पूरा टाइम दीजिए अपना। 2 घंटे से पहले अपना कुर्सी से उठना ही नहीं है, पूरा मॉक टेस्ट दीजिए। क्वेश्चन आए या ना आए, कुर्सी से नहीं उठना। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सबसे बेहतर चीज होती है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही पेपर को क्लियर करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम दोबारा अपनी एक नई वीडियो में। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, धन्यवाद।